देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर वैसे तो हटा दिया है, टॉपिक्स जितने हैं एनसीईआरटी के 12th के, लेकिन इसमें इसका रेलेवेंस है, इसका ज़रूरत है इसलिए क्योंकि हर जगह आगे के दोनों चैप्टर्स में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपके बुक का पहला चैप्टर है वो, और ह्यूमन, उन दोनों में इसका जरूरत जगह जगह पे है। जैसे स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रिपेयर करता है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कौन कौन से स्टेजेस है जिससे ये पूरा साइकिल चलता है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी चीज है, यहाँ आपको समझाया है कि जैसे सेल है ना, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के थ्रू अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। सेल साइकिल क्या है? सेल का ग्रोथ, न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, उसके बाद न्यूली फॉर्म सेल्स फिर डिवाइड करते हैं, ये एक्सपैंड करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, वो डिवीजन मोड में जाता है, फिर नया सेल क्रिएट करता है और फिर से इसका लाइफ वहीं से शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो सेल अपना जीवन एक साइक्लिक फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स में उसी तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में अपना जीवन कंटिन्यू करता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंगल सेलुलर, सिंगल लिविंग यूनिट के फॉर्म में है, ये मल्टी सेलुलर कंडीशन में है ऑर्गेनिजम्स जो जिन्हें हम देख रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरी चीज है, आप ये देखे होंगे सेल्स डिवाइड करने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, यानी जो पेरेंट सेल था वो कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पेशली जो पेरेंट सेल है वो कौन है ना, वो आपको उसमें पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे जब नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है तो जिन यूनिट सेल्स से वो बने हैं वो सेल नहीं दिखाई पड़ते, अब वो नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग दोनों के बीच में बहुत जगह पे सिमिलरिटी देखते हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। ओवरऑल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और उसके पहले हम लोग को जानना चाहिए रिप्रोडक्शन है क्या, तब जाके हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाई दिस प्रोसेस इज टेकन अप। तो रिप्रोडक्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर टाइप, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को तैयार करने की क्रिया को, प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग सेल के लिए, मतलब जो 4 साइंस ऑफ लाइफ थे उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप याद होगा जब हम लोग वायरस के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होंगे ना वो ग्रोथ करता है, ना वो किसी तरह का रिस्पॉन्स देता है, ना किसी तरह का रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक एनारोबिक कुछ नहीं करता, केवल और केवल रिप्रोडक्शन करता है, और वो भी कंडीशनल। कंडीशनल इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, ये तभी अपना नंबर इंक्रीज कर पाता है। रिप्रोडक्शन यानी अपना नंबर ही बढ़ाना, उसका इफेक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाना। ये रिप्रोडक्शन कंडीशनल वे में करता है। कैसे? ये तब तक अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा जब तक कि अपने होस्ट में एंटर नहीं करे, यानी ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, पर कर तो रहा है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट इट इज इन बिटवीन लिविंग एंड डेड। पर जैसे ही नए वायरस पार्टिकल बने, कोई चेंज नहीं, जिस शेप एंड साइज का वो बना, अगर उसे दोबारा इन्फेक्ट करने का, अपने होस्ट में एंटर करने का मौका नहीं मिला, इट विल स्टे इन दैट साइज एंड शेप फॉरएवर, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो अपने होस्ट में एंटर नहीं करता। होस्ट में एंटर करने का उसका तरीका है अपने कैप्सिड को, या जो उसका प्रोटीन कोट है उसको सेल के बाहर ही छोड़ देता है और न्यूक्लिक एसिड को एंटर कराता है सेल में, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, उसका जेनेटिक मटेरियल।
दोनों ही स्टेट पे वो अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर कराता है होस्ट के सेल के अंदर और अपना जो प्रोटीन कोट है उसको बाहर ही छोड़ देता है। प्रोटीन कोट यहां तक मदद करता है कि सेल के सरफेस के साथ वायरस पार्टिकल अटैच हो सके। तो ये था वायरस के रेप्लिकेशन का मोड, लेकिन फिर भी वो तभी कर पाता है जब वो होस्ट में एंटर करता है और सिर्फ इसी एक प्रॉपर्टी को शो करने के या करने लायक बनने के कारण उसे इन बिटवीन लिविंग एंड डेड कह देते हैं। तो सोचिए, ना वो ग्रोथ करता है, ना वो रिस्पांस दे रहा है और ना ही रेस्पिरेशन कर रहा है, केवल और केवल कंडीशनल रिप्रोडक्शन के कारण वो बिटवीन लाइफ एंड डेथ है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होगा किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ इसी प्रोसेस के चलते, इसी का एडवांटेज लेके उसे बिटवीन लिविंग एंड डेड कर। अब है क्या, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझ गए। इट इज व्हाट? इट इज ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर टाइप एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो सोचिए, हम लोग इसको ऐसे उल्टे तरीके से सोचे कि इफ द ऑर्गेनिजम्स डोंट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होगा? क्या होगा? उसका आगे का जनरेशन नहीं आएगा, है ना? और आगे का जनरेशन नहीं आएगा तो उसका असर क्या होगा? इट वोंट बी सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे रह नहीं पाएगा, इसका क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्टेड, वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे रख के जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? नथिंग इज इमॉर्टल, कुछ भी इमॉर्टल नहीं है, सारी चीजें एक ना एक दिन समाप्त होनी है। तो इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट करके जाता है, बिकॉज डेथ इज अनएविटेबल, डेथ को रोका नहीं जा सकता। तो डेथ से बचने का क्या उपाय है? अपने आप को फिर से रिन्यू कर लीजिए। इस तरीके से ये क्या करता है? ये डेथ को अवॉइड करता है, एक्सटिंक्शन को अवॉइड करता है और प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ बनाए रखता है। ठीक है, लिखिए तो थोड़ा। रिप्रोडक्शन इज reproduction is reproduction is creation of reproduction is creation of new organisms. Reproduction is creation of new organisms of similar type. Reproduction is creation of new organisms of similar type. Full stop. It is one of the most fundamental type of it is one of the most fundamental type of sign of life. It is one of the most fundamental type of sign of life. फिर पैरा चेंज कर लीजिए, लिखिए organisms by reproduction actually increase their number. Organisms by reproduction actually increase their number. This increases their population. This increases their population and helps them to make
helps them to make presence on this earth, helps them to make presence on this earth even after their death. Even after their death. Full stop. Of them, even after their death. इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे उसका नंबर बढ़ता है, यानी पॉपुलेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि इनके मर जाने के बाद भी इनके जैसे ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस अर्थ पे बना रहता है। ठीक है, इसीलिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे यूज्ड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल, और इसी का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं फिजन। फिजन फिर दो तरह का, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आता है बडिंग। नेक्स्ट आता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। और एक आता है फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। आर्टिफिशियल में इसमें आ जाते हैं हॉर्टिकल्चरल मेथड्स, जिसमें आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और ये सभी मैन मेड हैं। ये सभी मैन मेड मेथड है, इसीलिए इन्हें हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये फिर तीन पार्ट में बांटते हैं। एक है बाय, ये होता है शोन बाय प्लांट्स, ये प्लांट्स के तरफ से शो किया जाता है। उसका पहला टाइप होगा बाय रूट, दूसरा है बाय स्टेम, तीसरा है बाय लीफ। इतने प्रकार में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। ये चार्ट तब तक नोट कीजिए। अब देखिए, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन करना चाहें
तो वन सेंटेंस डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन, और इसके बारे में कहते हैं इट इज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स लें, आप अलग से लिखिएगा। बाइनरी फिजन, इसके एग्जाम्पल में एमीबा, पैरामीशियम, एग्जाम्पल। मल्टीपल फिजन, इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। देखिए, ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, है ना, तो उस समय हम लोग को मिला था। उसके बाद बर्डिंग, इसका एग्जाम्पल में ईस्ट, ए फंजाई और हाइड्रा में सिलेंटरेट। स्पोर फॉर्मेशन, ऑल बैक्टीरिया और फंजाई, ये भी ऑल फंजाई। स्पॉन्जेस, कौन सा, हाँ स्पॉन्जेस, ये एनिमल। एंड थैलोफाइट्स, स्पेशली ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, एटसेट्रा। ये तो हम लोग गार्डनिंग के दौरान करते हैं, कटिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, है ना, लेयरिंग वगैरह। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इन्हें हम लोग फिर शोन बाय प्लांट्स, इन्हें फिर हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये हो गया नेचुरल, और एक और होता है, ऐसे कर दीजिए, दूसरा आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल होता है बाय माइक्रो प्रोपागेशन, जिसे कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। रूट से आप देखे होंगे स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, पढ़े ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उससे स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स बताएं, जैसे कैरेट, जैसे हाँ बहुत सारे हैं। स्टेम, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, फिर बीट, शुगर बीट, एटसेट्रा। इनके रूट्स, है ना, स्वेलन, फूले हुए होते हैं, और लंबे समय तक रखने के बाद आप घर पे भी देखिएगा इनमें से बड निकल आते हैं, है ना। तो वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर रहे हैं, मतलब क्या, इनसे नए प्लांट निकल आते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं ताकि उनका आगे का जनरेशन इनसे आ सके, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टेम, फॉर एग्जांपल ये फिर दो तीन तरह के, अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड में
ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, आप बोलिएगा सब मसाला का नाम गिना रहे, टर्मेरिक, कोलोकेसिया, पोटैटो, बोलिएगा चलिए एक तो सब्जी का नाम तो बताए, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ओवरग्राउंड, जो परे हैं रनर, सकर, स्टेम का मॉडिफिकेशन, वो क्या है, आगे थोड़ी दूर जाता है उसके बाद फिर जहां पे ग्राउंड को टच करता है उससे नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ स्टेम ले आता है। दैट मीन्स व्हाट, ए न्यू प्लांट हैज बॉर्न, नया प्लांट उससे आ गया। तो ओवरग्राउंड एग्जांपल रनर, ऑफसेट, स्टोलोन, एटसेट्रा। ये स्टेम में लीफ, एग्जांपल बोगनवेलिया, अब है माइक्रो प्रोपागेशन, ये तो टिश्यू कल्चर जब हम लोग करते हैं उससे। ये एग्जांपल्स नोट कीजिए, तो फ्लावर, ब्रायोफाइलम, नॉट बोगनवेलिया। इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं हिंदी में। इन पार्ट्स को तो इरेज कर सकते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों के बीच में एक डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, क्योंकि हम लोग को जो ये यूनिट है उस यूनिट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यही हम लोग को देखना है, इसलिए हमारा फोकस उस तरफ जाएगा। ये तो हो चुका। डिफरेंसेस बिटवीन asexual and sexual reproduction। एक तरफ एट्रीब्यूट डालिए, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डालें, दूसरे तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नीचे हो चुका है सभी का। तब तक यहां तक लिखिए, ये चार्ट का फॉर्मेट तैयार कीजिए। पहला रखिए नंबर ऑफ पेरेंट्स रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, सिंगल पेरेंटल देख ही चुके हैं।
और ये है बाई पेरेंटल, और इसमें जोड़ते हैं वन ऑफ द पेरेंट्स is called father and another mother. ये तो 10 में भी हम लोग 8th में भी बल्कि देख चुके हैं। दूसरा है प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द बॉडी of the parent divides into two. Both are its offspring. यानी पेरेंट का बॉडी डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड गैमेट्स। फिर द गैमेट्स फ्यूज to form a new daughter cell called zygote. फिर the zygote multiplies to form the organism. यही बेसिक मोड है। तो दोनों के प्रोसेस पे डिफरेंसेस हम लोग को दिख रहे हैं। तीसरा, काइंड ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफन it is amitosis, ज्यादातर करके एमाइटोसिस होता है, और इसमें मियोसिस। नंबर 4, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंपल टाइप, एंड इट इज रैपिड, बहुत फास्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है कॉम्प्लेक्स एंड ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। in terms of similarity. इसमें क्या होगा, the offsprings are clones of their parents। यहीं पे बता दें, क्लोन मतलब हो गया
एग्जैक्ट कॉपी। रीजन बता दें, बिकॉज सेम क्रोमोसोम विदाउट recombination is inherited by the offsprings। ये जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं। रीजन क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है वो बिना किसी चेंज के, बिना किसी नए कॉम्बिनेशन के साथ। इसीलिए क्या होता है, और आप जानते हैं कि क्रोमोसोम में क्या करता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल रहता है। यानी सेल हर स्टेज ऑफ लाइफ में कैसे कौन से मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसा अपीयरेंस होगा, दीज आर प्रेजेंट इन ए कोडेड मैसेज। ठीक है, यही ना क्रोमोसोम है, इसीलिए तो इसका इंपॉर्टेंस है। अगर वही सेम कोडेड मैसेज दूसरे में भी रहे तो दोनों तो एक ही हो गया। दैट इज द रीजन वाई वो हम लोग कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी यानी कि क्लोन होते हैं। रहा सवाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हम लोग कहते हैं द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, सिमिलर, एक जैसे, बहुत समानता होती है, सिमिलर टू द पेरेंट्स बिकॉज दे receive recombined chromosome due to CO, लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं, क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन and so variation from the या from their parents। इसलिए उनमें कुछ बदलाव दिखाई देते हैं अपने पेरेंट्स के मुकाबले, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन के दौरान उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और 21 स्टेज में होगा, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में कहा? प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 में कहां पे? क्या आप पढ़ाई कीजिएगा, नोट कीजिए। दोनों के बीच में हम लोग जब कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन के बाद हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। स्पेशली उसमें हम लोग को जानना है मल्टीसेलुलर्स लाइक द प्लांट्स और एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे चलते हैं, क्योंकि ये हम लोग का मेन टॉपिक है। ओके, तो इस फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इंपॉर्टेंस समझें एक्चुअली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। एक चीज तो हम लोग देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आता है वो है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस इज अ मस्ट। ठीक है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है इन दोनों प्रोसेसेस का वो है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन क्रिएट करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, है ना। जैसे एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन के जैसा कैसा दिखता है? सिमिलर दिखता है ना, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होता। दूर से देखेंगे तो दो इंसान जा रहे हैं ये तो कह सकते हैं, लेकिन नजदीक से देखने के बाद उनमें आप डिफरेंसेस बहुत सारे लेवल्स पे पाएंगे। तो ये हुआ सिमिलैरिटी।
नाउ यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई हायर ऑर्गेनिजम्स like animals, plants rely या depend more over the sexual reproduction than asexual reproduction. ऐसा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर इंक्लिनेशन रहता है एनिमल्स और प्लांट्स का, जो कि हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स हैं? रीजन क्या है? जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं साफ साफ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है, कम टाइम कंज्यूमिंग है, और तो और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट कर सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू क्रिएट ए बिग पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? ये हम लोग पाते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर ऑर्गेनिजम्स का झुकाव होता है जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे थे, उसमें भी देखे होंगे कि इनफैक्ट प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद जितने भी एनिमल किंगडम के फाइलम है, उन सबों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद हो चुका। फिर एक एक्सेप्शन आता है कि इसमें जाके इकाइनोडर्माटा में, उसमें फिर हम लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिखता है, अदरवाइज फिर कहीं पे हम लोग को नोटिस नहीं होता। उसी तरह से प्लांट्स में देखिए, वो एक मॉडिफाइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये हायर ऑर्डर प्लांट्स में भी है, लेकिन मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अदरवाइज उनमें फ्लावर्स नहीं आते और एंजियोस्पर्म्स को टॉप लेवल ऑफ प्लांट में नहीं रखते। जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग नहीं होता, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावरिंग होती है, और इसीलिए उन्हें टॉप ऑर्डर प्लांट्स भी कहते हैं। तो कुछ तो खासियत होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अदरवाइज क्यों ये प्रेफर किया जाएगा? तो खासियत है दिस पॉइंट, वेरिएशन। ये वेरिएशन की पॉइंट है जिस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्कोर मिलता है। तो वेरिएशन से ऐसा क्या अचीव होता है? तो वेरिएशन की वजह से होता क्या है, नए प्रॉपर्टीज का इंक्लूजन होता है, नए प्रकार के प्रॉपर्टीज का इंक्लूजन होता है, जो आप जेनेटिक्स में बड़े अच्छे से इसको देखेंगे। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं थे, वैसे प्रॉपर्टीज हम लोग को ऑफस्प्रिंग्स में दिखते हैं। तो ये वेरिएशन क्या बेनिफिट देता है? वेरिएशन उन्हें बेनिफिट देता है जब एडवर्स कंडीशन आता है, उस एडवर्स कंडीशन में उनका सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स का इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स का। रीजन क्या है? देखिए, जितने हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके क्या कहते हैं, बॉडी में स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उतना अधिक होगा, ठीक है? इसलिए उनको सरवाइव कर पाना, मतलब उनका सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो जाएगा जब नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। अगर उनमें फाइटिंग पावर कम होगा तो बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई एक आइलैंड है और उसमें सुनामी आती है,
तो जो ऑर्गेनिजम्स तैरने लायक होंगे, है ना, वो किसी तरह से तैर के बच सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स क्लाइंब अप कर सकते हैं, बहुत ऊंचे एरियाज में चले जाएंगे, तो सुनामी के दौरान जो हाई टाइड आएगा, वो हाई टाइड उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा जिससे कि उनका हैबिटेट वॉश आउट ना हो जाए। तो हैबिटेट चेंज करके अपने आप को सेटल रखने की कैपेसिटी किससे आएगी? वेरिएशन से, क्योंकि उनमें एडेप्टेशन आएगा, नए कंडीशंस को फेस करने का कैपेसिटी होगा। ये सारा चीज वेरिएशंस या एडेप्टेशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिसिंग होता है। टेक्निकली, थियोरिटिकली ये मेथड्स मिसिंग होते हैं। इसलिए उनमें एडेप्टेशन ना होने के कारण उनका प्रोबेबिलिटी टू एक्सटिंग्विश अंडर नेचुरल कैलेमिटी अधिक होता है। भले उनका नंबर अधिक है, पर उनके पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को जैसे जैसे अपने आप को हायर ऑर्डर में ले आते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रति ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि उसमें एडेप्टेशन आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, आंसर में लिखिए, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in the sexual reproduction during gamete formation, in the sexual reproduction during gamete formation, recombination occurs. Recombination occurs. Full stop. After fertilization, new properties are included. New properties are included in the offsprings. This, full stop, this enables them to survive. This enables them to survive under unfavorable condition. Under unfavorable condition, which is called as adaptation. Which is called as adaptation. So, full stop के बाद, so the offsprings have greater chances of survival. Greater chances of survival during unfavorable conditions. During unfavorable conditions. So the variation and adaptation is favored
is favored by the higher order organisms in place of asexual reproduction. In place of asexual reproduction. कहने का मतलब है अपने अंदर नए एडेप्टेशंस को लाने के लिए, वेरिएशंस को लाने के लिए, ताकि उनका सर्वाइवल रेट बढ़े, उनमें टेंडेंसी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वो फेवर नहीं करते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर. नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Most important part of this reproduction is fertilization. इसका सबसे महत्वपूर्ण घटना फर्टिलाइजेशन है. गैमेट्स इसीलिए बन रहे हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, और फर्टिलाइजेशन होता है तभी वो मल्टीसेलुलर बन पाते, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज द की. ठीक है. इसलिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या तैयारी हो रही है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं. इस तरीके से 3 भाग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बांटा जाता है. ठीक है. सो ऑन दिस basis, this process is subdivided into 3 phases, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया. तो इस रेफरेंस पॉइंट के पहले क्या होता है, इस रेफरेंस पॉइंट के दौरान क्या होता है, और इस रेफरेंस पॉइंट के बाद क्या होता है, इस तरीके से. On this basis, this process is subdivided into 3 phases. They are पहला हो गया प्री फर्टिलाइजेशन फेज, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज. 3 पार्ट में बांटा गया, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज. ठीक है. बारी बारी से देखिए. प्री फर्टिलाइजेशन फेज, in the multicellulars like plants and animals. इनमें क्या होता है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इन्हीं दोनों को हम लोग को देखना है. पहला होता है जुवेनाइल फेज. और
phase during which maturity comes. इस फेज के दौरान क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर होता है गैमेट प्रोडक्शन के लायक बनने का। उसके लिए बॉडी में बहुत सारे चेंजेस इंड्यूस करने पड़ते हैं। उन चेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए बॉडी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, वो कैपेबल बनते हैं ताकि अगले स्टेज में जा सके, जो कि उसका गैमेट प्रोडक्शन फेज होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज the organisms prepare themselves for the capacity to produce gametes. तो प्लांट्स में क्या होता है, this is the time taken to flower first. पहली बार फ्लावरिंग के पहले जो टाइम लगता है इसे, वो इसका जुवेनाइल फेज है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक गुलाब का पौधा है, अब लेकर आए, एकदम छोटा है, जस्ट उसमें 2 या 3 पत्तियां हैं। धीरे 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 उसका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने के बाद उसमें क्या होगा, बडिंग होगा। फिर वो बड जो है वो डेवलप करेगा, और मतलब फ्लावरिंग बड उसमें डेवलप होंगे, आई मीन। और फ्लावरिंग बड डेवलप होने के बाद उसका बड फिर ब्लूसम करेगा, ब्लूम करेगा, और तब उसमें से फ्लावर निकलेगा, है ना। तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसका जुवेनाइल फेज हो गया। और बेटर तरीके से कहें, जैसे मान लेते हैं एक सरसों का प्लांट है, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट, जो आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े होंगे, उसमें जिसका डायग्राम दिया है, आप स्ट्रक्चर देखें, ये है रूट, ये है स्टेम, ये है लीफ, ये है फ्लावर, वो आपके मस्टर्ड प्लांट का ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो मस्टर्ड प्लांट का शुरुआत कहां से होता है, जब उसका सीड बना। ठीक है, अब सीड जब फेवरेबल कंडीशन पाता है तो क्या करता है, उसमें से जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के दौरान पहले क्या होगा, रूट निकलेगा, फिर इसका शूट निकलेगा, शूट निकलेगा, फिर उसके शूट का फिर एक एपिकल हुक बनेगा। ठीक है, एपिकल हुक बनेगा, फिर वहां से आपका स्टेम मेरिस्टेम फ्लरिश करेगा, और फिर उसमें से आपको उसका शूट बनता हुआ दिखेगा। बनने के बाद उसमें लीफ आएगा, फिर वो बढ़ेगा। ये सारा काम, सारा एक्टिविटी ड्यूरिंग इट्स जुवेनाइल फेज या प्री फर्टिलाइजेशन फेज में होगा। ठीक है, तब तक जब तक कि उसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ, वो ड्यूरेशन इसमें होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, पहले सीड में से जर्मिनेशन होगा। एम्ब्रायो जो बना है, वो एम्ब्रायो ट्रिगर पॉइंट उसको जब मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो जर्मिनेट करेगा, और उसमें से रूट और स्टेम निकलेंगे। रूट और स्टेम निकलने के बाद फिर उसका स्टेम ज्यादा डेवलप करेगा, उसमें से लीव्स निकलेंगे, फिर जाके उसका फ्लावरिंग बड बनेगा। और फ्लावरिंग बड किसका मॉडिफिकेशन है, टर्मिनल बड का या एक्सिलरी बड का, या ऐसे कहें एपिकल बड का या लैटरल बड का, किसका मॉडिफिकेशन है। एपिकल बड पे फ्लावरिंग
हमेशा होगा तो वो कैसा इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, साइमोस शो करेगा, एपिकल बर्ड पे फ्लावरिंग हो। रेसिमोस को होगा तो क्या होगा? ब्रांचेस में भी फ्लावरिंग होंगे। तो दरअसल फ्लावरिंग बर्ड में कन्वर्सन होता है किसका? लैटरल बर्ड्स का या एक्सिलरी बर्ड्स का, और वहां से फ्लावर निकलता है। इसीलिए देखिएगा फ्लावर के साथ हमेशा लीव्स लगे हुए रहते हैं। दिस इज द रीजन। तो वो कन्वर्सन भी इसी ड्यूरेशन में होगा और उसके बाद वो फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो वो ड्यूरेशन उसका मैच्योरिटी फेज अटेन करने का होता है। दिस इज हाउ द प्लांट्स यूज टू कैरी ऑन देयर जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होगा? दिस इज द टाइम टेकन टू फ्लावर फर्स्ट और द फर्स्ट टाइम। अब अगर एक मान लीजिए कि ये सीजनल प्लांट नहीं है, जैसे हम लोग सरसों का, मस्टर्ड का जो एग्जांपल ले रहे हैं वो तो सीजनल है, एक सीजन के बाद फ्लावरिंग हो गया, उसके बाद खत्म। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स हैं, लाइक दैट ऑफ द बैनियन, लाइक दैट ऑफ द मैंगो, लाइक दैट ऑफ द पपाया, ये सब पेरिनियल प्लांट्स है, सालों साल रहते हैं, है ना। तो इसमें एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फिर अगले सीजन में फ्लावरिंग होगा, यही ना होगा? सीजन आएगा तो फ्लावर निकलेगा। तो आप बताइए, एक बार फ्लावर के बाद सेकेंड टाइम फ्लावर के बीच में तो एक वेट पीरियड है, तो क्या वो फिर से जुवेनाइल फेज में चला गया? यानी वो मैच्योरिटी फेज में जाने के बाद फिर से जुवेनाइल फेज में आया क्या? ये क्वेश्चन आता है, सोच के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक बार फ्लावरिंग हो गया यानी ये मैच्योरिटी फेज अटेंड कर लिया, अब दोबारा फ्लावरिंग कब होगा? जब फिर उसका सीजन आएगा। तो एक वेट पीरियड है, इस वेट पीरियड को क्या कहेंगे? क्या वो जुवेनाइल फेज फिर से अटेंड कर रहा है, ये कहेंगे? यानी वो जुवेनाइल फेज कहलाएगा वो वेट पीरियड, या नहीं? सोचिए। होना चाहिए टेक्निकली, पर ऐसा नहीं है। रीजन ये है, आप खुद सोच कर देखिए, जब मैच्योरिटी फेज अटेंड कर लिया यानी उसमें परमानेंट चेंजेस आ गए, तो फिर से यंग कैसे बन सकता है कि नहीं? वो पिछले फेज में लौट नहीं सकता। एक बार ये अगर डिफरेंशिएशन हो गया तो ये डिफरेंशिएशन फॉरएवर है, वो मैच्योर प्लांट है, वो बस सीजन का वेट कर रहा है कि कब उसका वो फेवरेबल सीजन आएगा और फ्लावरिंग होगा। तो एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में जो वेट पीरियड है वो सिंपली वेट पीरियड कहलाता है, वो जुवेनाइल फेज दोबारा नहीं कहलाता है। वंस इट हैज फ्लावर्ड, इट हैज अटेन्ड मैच्योरिटी, इट विल नेवर गो बैक टू द ओरिजिनल प्रीवियस स्टेज। हाँ, हाँ, वो वेट कर रहा है फेवरेबल कंडीशन का, फेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्लांट फ्लावर देगा। जैसे मैंगो का ट्री है, मैंगो का प्लांट ट्री बनने में समय लेता है ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जो भी समय लिया, तो वो उसका जुवेनाइल फेज हो गया। बट फर्स्ट टाइम जब इसने फ्लावरिंग किया और फ्रूट दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल फ्लावर है तो फ्रूट देगा ही, तो फ्रूट दिया, उसके बाद फिर अगले सीजन में फिर से इसमें फ्लावरिंग हुई, तो वो वेट पीरियड कहलाएगा। अगर वही सीजन इसका कंटिन्यू कर जाता तो ये सालों भर फ्लावरिंग करता और फ्रूट प्रोड्यूस करता। लेकिन चूंकि वो सीजन उसको सालों भर नहीं मिल रहा है, इसलिए उस फेवरेबल कंडीशन का ये वेट करता है, तब वो फ्लावरिंग करता है। इसी तर्ज पे एक एग्जांपल है बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बू प्लांट को कहते हैं, बांस का पेड़। इसके 2 प्रजातियां हैं, एक प्रजाति है जिसमें 75 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है और उसके बाद वो मर जाता है, और दूसरा प्रजाति है उसमें 150 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है और तब जाके वो मरता है।
तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, मतलब जब ये चैप्टर्स थे उस समय, कि उस कंडीशन में इसका जुवेनाइल फेज कितना साल का लंबा हो गया। तो जो प्रजाति 75 साल में वंस इन इट्स लाइफ टाइम फ्लावरिंग कर रहा है, उसका जुवेनाइल फेज 75 ईयर्स का, और जो 150 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है उसका जुवेनाइल फेज 150 ईयर्स का। हाँ, क्योंकि उसका अभी मैच्योरिटी फेज आया ही नहीं है। और कोई भी इंसान मैक्सिमम 2 बार किसी, मतलब वो तो वन टाइम फ्लावरिंग के बाद मर जाता है, तो अपने जीवन काल में अगर पूरा पूरा बांस का, है ना, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक देखे तो 2 बार फ्लावरिंग देख सकता है, एक उसके पेरेंट का और एक उसके ऑफस्प्रिंग का, क्योंकि दोनों के बीच में कितने साल का गैप हो जाएगा, 75 ईयर्स होगा ना, उससे ज्यादा वो नहीं देख पाएगा। एनीवे इस तरह से हम लोग पाते हैं प्लांट्स में ये मैच्योरिटी पीरियड अटेन होना, यानी जुवेनाइल फेज, किसी किसी में सीजन भर की बात है, जैसे गेहूं है, जैसे चावल है, ये एक सीजन का प्लांट है, जिस सीजन में बोया अगले सीजन में फ्लावरिंग हुआ, खत्म। तो इसका जुवेनाइल फेज वही 3 महीने से 6 महीने का होता है। फ्लावरिंग हुआ, मैच्योरिटी आया, और उसके बाद वो सीड प्रोड्यूस किया, उसके बाद प्लांट इज डेड। तो ये सीजनल प्लांट्स हैं। और जो पेनिनियल प्लांट्स हैं उनमें सालों साल जिंदा रहने की कैपेसिटी है, लेकिन उनका मैच्योरिटी पीरियड उस समय तक रहेगा, मतलब वो उस समय तक नहीं अटेन हो पा रहा है, या ऐसे कहें उनका जुवेनाइल फेज उतना लंबा होगा जिस समय की फर्स्ट टाइम इसमें फ्लावरिंग। ठीक है, क्लियर? तो प्लांट्स में दिस इज द टाइम टेकन टू फ्लावर फर्स्ट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल in the bamboo plant, for example in the bamboo plant, the flowering takes place in 75 years, and then it dies, and then it dies, full stop. So the juvenile period or maturity period, so the juvenile period or maturity period is, or maturity period is 75 years, is 75 years for this plant, for this plant. On the other hand, on the other hand, in the seasonal plants, in the seasonal plants, the maturity period is maximum, the maturity period is maximum 3 months to 6 months long. The maturity period is, on the other hand, in the seasonal plants, the maturity period is maximum 3 months to 6 months long. ऐसा कीजिए।
प्लांट्स हो गया, या इसको नंबरिंग मत कीजिए, यहां कर दीजिए प्लांट्स। हम लोग पहले प्लांट्स का देखें, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, इनमें जुवेनाइल पीरियड या वेट पीरियड के बाद क्या होता है वो देखें। मैच्योरिटी पीरियड, इसमें क्या होगा, फ्लावरिंग। इट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स in the male and female gametophytes respectively। प्लांट्स में क्या होगा, जब फ्लावरिंग होती है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो मेल गैमेट किस में प्रोड्यूस होकर आता है, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर रहते हैं उसमें देखे होंगे, फ्लावर आता है, फ्लावर के पार्ट्स देखें, 4 हिस्से में बटे होते हैं, उसके 4 होल्ड्स, है ना। तो एंड्रोसियम क्या है, उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या था, स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट थे, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर स्पोरेंजियम होता था और स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे, पॉलन ग्रेन्स। तो यहां पॉलन ग्रेन हो गया मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, और इसके अंदर में मेल गैमेट रहता था। तो अब तक 10th तक का नॉलेज हमारे पास है, पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स। पार्शियली ट्रू, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट्स को, पर पॉलन ग्रेन के अंदर उनका मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इसमें क्या सर्व कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और फीमेल गैमेट का नाम फ्लावर्स में होता है एग सेल, और वो किसके अंदर रहता है, ओव्यूल के अंदर। तो यहां ओव्यूल क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तो इस दौरान मैच्योरिटी पीरियड के दौरान उधर एंथर और उधर ओव्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ओव्यूल एंड एंथर प्रोडक्शन takes place carrying male gametes, female gamete and male gametes respectively। ओव्यूल फीमेल गैमेट और एंथर मेल गैमेट को कंटेन करने वाले स्ट्रक्चर्स। तो मैच्योरिटी के दौरान ये होगा। अब इसमें तीसरा स्टेज आएगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर, ये मिटा दे नीचे। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, बाय डेहिसेंस। और डेहिसेंस क्या है,
rupturing of the wall of the anther, releasing matured pollen grains. यही सेंस है क्या? Rupturing of the wall of anther, releasing pollen grains, यानी मेल गैमीटोफाइट्स। ये सर्कल देके ऊपर की ओर एरो, इसका मतलब है मेल, याद रखिएगा। नोटेड बाय, एक बार फिर से, ये साइन है मेल का और ये साइन है फीमेल का, सभी जानते होंगे। इसीलिए देखिएगा जब हम लोग फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते थे तो एरो और नीचे प्लस का साइन एक ही सर्कल पे देते थे। दिस इज द रीजन। एनीवे, सो पहला स्टेज होगा रप्चरिंग, उसके बाद होगा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के दौरान डबल आर है, कैरिंग ऑफ पॉलेंस टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल या कार्पेल। अगले स्टेज में क्या होगा? पॉलेंस को, पॉलेन ग्रेन्स को कहां तक कैरी करके लाया जाएगा? स्टिग्मा पे। ये है पॉलिनेशन। अब इसके एजेंट्स हैं, ये एजेंट फिर दो तरह के होते हैं। एजेंट्स, दे आर द मीडिएटर्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, इनके वजह से पॉलिनेशन होगा। अब इन एजेंट्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर नेचुरल को दो पार्ट में बांटते हैं, इनेट और लिविंग। यानी ये बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। यहां तक नोट कीजिए।